नमस्कार दोस्तों, अगर आप जैक बोर्ड से हैं और क्लास 11th में हैं और आपका साइंस स्ट्रीम है तो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2018 में फिजिक्स में क्लास 11th में पूछे गए 15 एमसीक्यूज के बारे में। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि 15 एमसीक्यूज के बाद कौन कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आया हुआ था। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल फोर्सेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। देखो जी, आपके पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं ना। सबसे पहला जो फोर्स होता है जी वो होता है, सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करते हैं ना। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है ना। दूसरा में सबसे ज़्यादा जो होता है, इससे जो कम ताकतवर कह सकते हैं, वो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। कौन सा फोर्स बोलो तो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जो तीसरा होता है जी, जो इससे भी कम होता है ना, वो आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है जी, है ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। और जो सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है, सबसे कमजोर जो बल होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, याद रखना। अगर इसको रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ में अगर हम लोग इसका 1 लिखते हैं ना, तो इसका जो होता है वो 10 का पावर -2 होता है ना, और इसका जो होता है वो 10 का पावर -13 होता है जी, और इसका जो होता है वो 10 का पावर -38 होता है। ये रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ आपको ये प्रोवाइड कराएगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, या तो इन दोनों में अगर आप कंपेयर करें कि न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कौन ज़्यादा हैवियर और कितना ज़्यादा हैवियर है, तो याद रखना। तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगर 1 न्यूटन का है, सपोज दैट, है ना, किसी दो बॉडी के बीच में, और वो दोनों बॉडी के बीच में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लग रही है तो वो 1000 गुना 100 गुना कम हो जाएगा ना, मतलब 1/100 न्यूटन लगेगा। इसी प्रकार से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो इससे पाएंगे कि जितना आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इससे बहुत ज़्यादा है। किससे बोलो तो? इससे। किससे? कौन सा बोलो तो? ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ये 1 न्यूटन के बराबर है किसी दो बॉडी के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो आपको 1 डिवाइडेड बाय ना 10 का पावर 38 से आपको भागा देना पड़ेगा। इसका मतलब समझ लो कि न्यूक्लियर फोर्स कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है जी। और आपको जानना चाहिए कि न्यूक्लियर जो फोर्स होती है वो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जैसे आपका प्रोटॉन हो गया या न्यूट्रॉन हो गया, इन दोनों के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, इस तरह से आपका जो है ना, यहाँ पे इसको पी लिख देते हैं जी, इन सभी के बीच में जो है या तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा ना, या तो फिर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स लगता है। और ये फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, बहुत ही शॉर्ट रेंज होता है जी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग जो होता है वो आपका स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है। तो भाई आपसे पूछ रहा है, ये बहुत अच्छे डिटेल से आपको बता दी है, तो लेकिन आप ऑप्शन केवल क्या टिक लगाना बोलो तो? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। चलिए नेक्स्ट। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो एक ऑब्जेक्ट है जी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना, यहाँ पे वेलोसिटी जो है ना वो एक्चुअली दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट दे रखा है ना, यूनिफॉर्म दे रखा है जी, मतलब वैल्यू इसकी चेंज नहीं करेगी, ठीक है। किधर मूव करा बोलो तो? अलोंग एक्स एक्सिस 10 सेकेंड के लिए मूव करा ना। इट्स एक्सेलरेशन इज, तो इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। पहले ये बताओ एक्सेलरेशन किसका होता है? जिसमें वेलोसिटी में चेंजेज आएगा ना। वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। देखो कैसे, वेलोसिटी कहने का मतलब कांस्टेंट दे रखा है जी, है ना, समय के साथ। देखो हम जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है जी। तो यहाँ पे वेलोसिटी तुम्हारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिख दो वेलोसिटी के बदले कांस्टेंट, ठीक है। अब बटा dt कर दो जी। ये बताओ किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है? मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ना, इसका मतलब क्या बोलो तो 0 हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0 आएगा। वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन 0 होगी। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी में जो चेंज होता है ना समय के साथ,
उसी को तो हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं जी। और कह रहा है वेलोसिटी ही कांस्टेंट आपका है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पे वेलोसिटी v के बदले कांस्टेंट लिखोगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, टाइम कुछ भी देखा उसको कोई मैटर नहीं करेगा जी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सॉल्व बोलो तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस x एंड टाइम t ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें से आपको डिस्टेंस और टाइम के बीच में 4 ग्राफ दे रखा है, इसमें कौन सा ग्राफ नेचर में पॉसिबल कर ही नहीं सकता। आइए आपको समझाते हैं डिटेल से। देखो इस ग्राफ में क्या कर रहा है कि कोई एक बॉडी है जिसका पोजीशन फिक्स है ना, समय बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन फिक्स है, जाहिर सी बात है। कोई बॉडी है, मान लेते हैं हम ही हैं जी, हम खुद हैं, है ना, अभी यहाँ पे खड़े, तो मेरा पोजीशन जहाँ पे है वहीं पे है ना, पोजीशन तो चेंज नहीं करा, लेकिन क्या समय रुका हुआ है, समय तो चल रही है ना, कट 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 समय तो बढ़ रही है ना जी। तो ये ऑप्शन चलो सही है, ये ऑप्शन सही है ना, मतलब ये पॉसिबल है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इस ऑप्शन में क्या कहता है कि समय भी बढ़ रहा है और बॉडी का पोजीशन भी जा रहा है ना, मतलब जैसे जैसे देखो टाइम यहाँ पे आया जी, टाइम यहाँ पे आया तो बॉडी का पोजीशन यहाँ चला गया, टाइम यहाँ पे आ गया तो पोजीशन यहाँ पे चला गया, मतलब जैसे जैसे हम लोग टाइम बढ़ा रहे हैं तो बॉडी का पोजीशन भी बढ़ रहा है। ये यूनिफॉर्म मोशंस का एग्जांपल है, ये बॉडी रेस्ट में था, अब यहाँ पे आते हैं। अच्छा पहले हम लोग डी देख लेते हैं, डी में क्या है कि इस बॉडी का जो पोजीशन है धीरे धीरे घट रहा है, समय भी क्या हो रहा है बोलो तो बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है पोजीशन घट सकता है, समय मतलब पोजीशन चेंज कर रहा है ना समय के साथ, तो वो हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है जी, इसमें कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका पोजीशन जो है सो बढ़ रहा है लेकिन टाइम फिक्स है। इसमें क्या कर रहा है, टाइम जो है सो मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं किसी पार्टिकुलर टाइम में भी आपका घड़ी में कुछ भी बज रहा है, मान लेते हैं 3 PM हो रहा है, ठीक है, आपका घड़ी में 3 PM हो रहा है, और ये 3 ही PM में बॉडी देखो यहाँ पे भी पाया जा रहा है, यहाँ पे भी पाया जा रहा है, यहाँ पे भी पाया जा रहा है, हर पोजीशन पे पाया जा रहा है। तो हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं जी, आप किसी एक टाइम पे, है ना, जैसे मान लेते हैं 3 PM पे, पार्टिकुलर टाइम तुम्हारा 3 PM मान लेते हैं ना, 3 बजे चली आना पान की दुकान पे, है ना, गाना है ना जी, तो मान लेते 3 बजे तुम घर में हो, तो क्या पान की दुकान के पास तुम जा पाओगे, नहीं ना। एक ही टाइम में तुम एक ही जगह रह सकते हो। यहाँ पे क्या है कि 3 बजे तुम घर पे भी हो, पान की दुकान में भी हो, और अपने गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में भी हो, है ना। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। आप दूसरे ढंग से ऐसे भी समझो कि मान लेते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर टाइम में आप हजारीबाग में हो, बंगाल में भी हो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम बंगाल में भी हो एक ही टाइम में और एक ही टाइम में हजारीबाग में भी हो, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए ये जो ग्राफ है नेचर में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता जी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो तो, आपसे पूछ रहा है कौन सा पॉसिबल नहीं होगा जी, तो टिक लगा देना, लेट एकदम मत करना मेरे दोस्त। कौन सा ऑप्शन टिक लगा बोलो तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, है ना, क्योंकि आपको पूछ रहा है जो पॉसिबल नहीं है ना। नेक्स्ट, इन म्यूचुअल इंट्रैक्शन एक्शन एंड रिएक्शन आर, देखो एक्शन एंड रिएक्शन आप जो वर्ड है ना कहाँ पढ़ेंगे बोलो तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ में। न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी है किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो ये बॉडी भी इस अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा, है ना। तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या ऑप्शन है पहले देख लो। बैलेंस फोर्स, अच्छा बताओ ये तो एक बॉडी तो नहीं, हाँ अगर एक बॉडी रहता कोई, है ना, और इधर से हम फोर्स लगाते 5 न्यूटन जी, इधर से भी कोई 5 न्यूटन लगाता ना, तब हम कहते हैं कि ये जो फोर्स है बैलेंस से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है। लेकिन एक्शन एंड रिएक्शन तो एक बॉडी पे लगता नहीं है ना, दो अलग अलग बॉडी की यहाँ पे बात हो रही है। अगर हम किसी को धक्का दिए जी 10 न्यूटन से, तो वो भी हमको अपोजिट डायरेक्शन में धक्का 10 न्यूटन से देगा। तो यहाँ पे एक सिंगल बॉडी तो है नहीं, सिंगल बॉडी रहता तो बैलेंस कंडीशन आपका हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता था। तो ये तो पहला ऑप्शन तुम्हारा खत्म हो गया जी। दूसरा क्या कह रहा है, मतलब तीसरा क्या कह रहा है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब पता है, कंजर्वेटिव फोर्स वैसे फोर्स होते हैं जिसके द्वारा किया गया कार्य ना, मतलब जो वर्क डन होती है 1 राउंड ट्रिप के लिए कितना होना चाहिए बोलो तो 0 के बराबर, मतलब 1 राउंड ट्रिप में उसका वर्क डन जो है वो 0 के बराबर होगा, तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं ना। तो यहाँ पे एक बॉडी तो है ही नहीं ना, 2 बॉडी है, तो यहाँ से कंजर्वेटिव का कोई लफड़ा ही नहीं है। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स, बॉडी टकराए तो कोई जरूरी फ्रिक्शन ही करेगा हमेशा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बोलो तो ऑप्शन बी। हाँ अगर ये बॉडी है इसमें हम धक्का देंगे किसी को तो अनबैलेंस ना हो गया जी, बात समझ रहे हो, वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो याद रखना कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। रेशियो म्यू एस एंड म्यू के इज, देखो म्यू एस यहाँ पे जो है ना जी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और म्यू के जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो हमेशा बात याद रखने, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि म्यू एस बटा म्यू के बताओ इसकी वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगा बोलो ना, ये आपसे पूछा जा रहा है जी।
म्यू एस बटा म्यू क्यू, है ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी या क्या होगा देखो। तो दो बात याद रखना जी, जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, वो हमेशा बड़ा या बराबर भी हो सकता है किसके बोलो तो काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो हमें एक बात बताओ, म्यू एस बड़ा है किससे, म्यू के से, मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्स कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो बड़ा है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो अगर इसको हम इधर ले आवे जी, इधर ले आवे ना, इसको चलो इधर ले आते हैं, तो म्यू एस डिवाइडेड बाय म्यू के, तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आपका सेम रहेगा, यहाँ पे क्या बचेगा बोलो तो कुछ नहीं, तो 1 बचेगा। तो इसका मतलब बताइए ये जो म्यू एस बाय म्यू क्यू है वो किसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो तो मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 और 0। तो याद रखना आपका मोर देन 1 और इक्वल टू 1 है ना, ये दोनों ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पे जो है सो आप मोर देन 1 टिक लगा लेना जी, है ना, मोर देन 1, या तो फिर ऑप्शन ऐसा रहता इस तरह का रहता तो आप ऐसा भी लगा सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग मोर देन 1 लगाएंगे जी। तो कौन सा ऑप्शन सही बोलो तो ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग कांस्टेंट मास इज। देखो कह रहा है कि आपके पास एक बॉडी है जी जिसका जो मास है ना वो कांस्टेंट है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो हमें एक बता दो मेरे दोस्त, काइनेटिक एनर्जी बराबर तुम जानते क्या हो। तो बोल सर हम जानते हैं हाफ एम बी स्क्वायर जानते हैं सर, हाफ एम बी स्क्वायर जानते हैं ना। अच्छा एक बात हमको बताओ, ऑप्शन पहले क्या है, स्टोर एनर्जी, वेक्टर क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। देखो काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी का, एकदम नहीं है जी। अच्छा प्रोपोर्शनल टू क्या, हाँ देखो अब देखो समझो, हाफ तुम्हारा कांस्टेंट है और मास भी क्या कर दे रहा है बोलो तो कांस्टेंट कर दे रहा है जी, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गया ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये दोनों मिला करके कांस्टेंट, चलो लिख देते हैं ना कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट लिख दिया जी। और इनटू में क्या तुम्हारा बोलो तो वी स्क्वायर है, ठीक। अच्छा एक चीज बताओ, वी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो बता दो। तो वी स्क्वायर के सर हम लोग लिख सकते हैं वी डॉट वी, कैसे, दो वेक्टर, दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो उसके स्क्वायर के बराबर होता है जी, है ना। तो बताइए ये कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट हटाइएगा तो प्रोपोर्शनल साइन दीजिएगा तो ये वी स्क्वायर आ जाएगा। और वी स्क्वायर को आप क्या कहते हो ऊपर से देख के बोलो जी, यहाँ से देख लो क्या है बोलो तो वी डॉट वी वेक्टर, वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो काइनेटिक एनर्जी किसका सीधा समानुपाती है, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सर वी डॉट वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो तो ऑप्शन तुम्हारा आपका डी होगा। अच्छा बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है एनर्जी तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी तो हो ही नहीं सकता ना, स्टोर एनर्जी है इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी पे तो डिपेंड कर ही रहा है जी ना। तो हर हाल में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा बोले तो डी होगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं ना, इन अ लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अपवर्ड। कह रहा है कि एक लिफ्ट है जी, लिफ्ट पे आप लोग चढ़े हो ना जी, लिफ्ट पे तो आप लोग जरूर चढ़े होंगे ना। चलिए कोई लिफ्ट है, इसमें सपोज दैट आप बैठे हो जी, बैठे नहीं हो सॉरी खड़े हो ना बटन टिपने के बाद हम लोग खड़े हो जाते हैं और इस तरह से रड रहता है पकड़ लेते हैं ना जी, और आराम से ऊपर 10 फ्लोर 15 फ्लोर जितना भी बिल्डिंग है आराम से चढ़ जाओ जी। तो कह रहा है कि फ्लोर एक कोई लिफ्ट है जी, वो वर्टिकल के डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में है ना वो चाह रहा है जी, लेकिन इसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी धीरे धीरे उसका बढ़ रहा है ना। हाँ, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिफ्ट, तो मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मास क्या होगा, ममा मास। आप लोग ना साउथ इंडियन मूवी आया था जी मास ना, ममा मास है ना, आज तो पुष्पराज का काम है जी, पहले मास का काम होता था। तो देखो पूछ रहा है कि मास जो है वो क्या होगा, मास ना। तो देखो जी एक बात याद रख लेना, क्या याद रखोगे, मास जो है ना किसी बॉडी का मोशंस पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लो कि कोई एक बॉडी आपके पास है ना, एक बॉडी है जी, उस बॉडी का वेलोसिटी जो है ना आप बढ़ा दो घटा दो या किसी भी कुछ भी कर दो, उसका मास चेंज नहीं करेगा। हाँ चेंज करता है मेरे दोस्त, लेकिन वो हायर लेवल की बातें होते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपको बताया जाएगा कि कोई बॉडी है वो सी के कंपेरेबल है ना, स्पीड ऑफ लाइट कितना फास्ट है ना, उसके कंपेरेबल आ जाए तब उसका मास घट बढ़ सकता है। लेकिन लिफ्ट का मास क्या सी के बराबर है जी या कंपेरेबल है जी, एकदम नहीं है ना। तो याद रखना मास जो है वो डिपेंड ही नहीं करता मोशन पे, एकदम कांस्टेंट है बेचारा, एकदम बिंदास है ना, कांस्टेंट है जी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बता दो। बोल रहा मास इंक्रीज करेगा, काहे इंक्रीज करेगा जी, अच्छा डिक्रीज करेगा, काहे डिक्रीज करेगा जी, मास तो कांस्टेंट रहता है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही बोलो तो रिमेन्स कांस्टेंट। तो फिर तुम्हारे मन में सवाल आ गया कि सर
हम लिफ्ट में बैठते हैं ना, लिफ्ट में बैठते हैं ना तो ऊपर जाते हैं ना तो बड़ा गदगद फील करता है, अच्छा लगता है। वहीं जब नीचे आते हैं ना सिकुड़ जाते हैं, सारा डर भी लगता है। तो वो एपरेंट वेट की बात होता है जी, याद रखना। एपरेंट वेट है ना, जब भी पूछेगा एपरेंट वेट ना, एपरेंट वेट आपसे पूछ देगा तो एपरेंट वेट जो होता है वो ऊपर जाने से बढ़ता है, नीचे आने से घटता है। इसलिए देखते हो जब तुम तारामंडल पे घूमते हो ना जी, है ना, मेला वेला में जब जाते हो घूमते हो अपना फ्रेंड के साथ जाते हो, पूरा मस्ती करते हो, तो उस केस में क्या होता है बता दो। उस केस में जब तुम ऊपर घूमते हुए जाओगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा दिल का सुकून देगा, एकदम एंजॉय करोगे, कल एकदम पूरा खड़ा कर दोगे ना। लेकिन वही जब तुम नीचे आते हो, जब तुम क्या करते हो बोलो तो नीचे आते हो, देखते हो ना सिकुड़ जाते हो, लगता है तो एपरेंट वेट आपका घट जाता है ना। तो याद रखना इस बात, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, एपरेंट वेट पे फर्क पड़ता है। तो याद रखना कौन सा ऑप्शन से बोलो तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, कीपिंग द मास कांस्टेंट, कह रहा मास को कांस्टेंट रख दो इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहा ना, तो दो बॉडी कब अट्रैक्ट करेगा, किस आधार पे अट्रैक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ना। तो देखो सबसे पहली बात यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर तुम जानते क्या हो, तो सर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर जानते हैं। देखो मान लो कि तुम्हारे पास के एक पहला बॉडी ए है और एक दूसरा बॉडी बी है, इसका मास m1 है और इसका मास कितना बोलो तो m2 है, और इन दोनों के बीच का सेंटर से बीच का डिस्टेंस r है। तो इन दोनों में बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा जी उसको मान लेते हैं F1 और F1 का वैल्यू इतना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कीपिंग द मास कांस्टेंट, मतलब ये दोनों का मास आपको चेंज नहीं करना है, लेकिन क्या करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जी वो डबल कर देना है। तो मान लेते हैं ये बॉडी तुम्हारा ये है, सॉरी ये बॉडी तुम्हारा ए है, और अब डिस्टेंस बढ़ा देना, मान लेते हैं बॉडी तुम्हारे यहाँ पे बी चला गया जी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इससे डबल हो गया मतलब 2r हो गया। तो कह रहा है इन दोनों में जो फोर्स लगे वो कैसा होगा, कितना होगा। तो देखो अब इसको नाम देते हैं F2 जी, तो F2 बराबर क्या होगा फटाफट बोल दो तो हो जाएगा जी, तो सेम रहेगा जी, मास भी सेम कह रहा है ना, m1 m2 सेम लिख देना, और डिस्टेंस कह रहा है डबल हो जाएगा तो 2r का होल स्क्वायर कर देना जी, है ना। अब इसको सॉल्व कर दो तो F2 बराबर क्या होगा बोलो तो F2 बराबर जी का जी लिख देना, m1 का m1 कर देना जी, m2 का m2 कर देना, अब बटा ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, कितना बोलो तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, इसके बदले तुम क्या जानते हो, यहाँ से देखो तो जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर के बदले क्या जानते हैं F1 जानते हैं, तो ये F1 लिख देना ऊपर में, बटा 4 जो सो नीचे रहने देना। तो बताइए फोर्स का वैल्यू क्या हुआ, घट ना गया जी, 1/4 से घट जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो तो ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन था जी। चलो, if the two particles of mass m1 and m2 in distance apart, then the position of their center of masses from m2। तो कह रहा है कि आपके पास दो बॉडी है, एक बॉडी का मास m1 है, दूसरा बॉडी का मास m2 है जी, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d कह रहा है, तो सेंटर ऑफ मास इसका डिस्टेंस पूछ रहा है जी ना, तो जब भी पूछेगा m2 से पूछ रहा है तो m1 ऊपर हो जाएगा ना। कौन सा ऑप्शन सही बोलो तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेस इज कॉल्ड, देखो जी रेशियो है किसका किसके बोलो तो स्ट्रेस बटा स्ट्रेन का, तो ये किसके बराबर होगा मेरे दोस्त। तो देखो आप जानते होंगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट जो होती है वो स्ट्रेस जो होता है वो सीधा समानुपाती किसका तो बोलो तो स्ट्रेन का होता है जी। जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और पता है वो जो कांस्टेंट आता है उसका दो नाम है जी, क्या क्या है नाम बोलो तो ई बराबर क्या होगा बोलो तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस बाय क्या होगा बोलो तो स्ट्रेन होगा। अच्छा याद रखना, अच्छा यहाँ पे स्ट्रेस होगा, ये स्ट्रेस ऊपर में, ठीक है। एक बात याद रख लेना जी, वो क्या याद रखना है कि सर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को फिर यहाँ जो कांस्टेंट होता था प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का नाम क्या था, तो दो नाम था जी, पहला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है। तो देख लेते कौन नाम दिया है जी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे दी है ना, तो वही होगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी में रहता है तो हम लोग उसी को टिक लगाते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही बोलो तो सी मेरा सही हो गया जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, ये चार यूनिट्स आपके पास दे रखे हैं और कह रहा है कि कौन सा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ईटा का यूनिट नहीं है ना। तो देखो जी इसके लिए बहुत सिंपल सा आपको तरीका समझा देते हैं। याद रखना कि जब कोई एक लेयर किसी दूसरे लेयर पे मूव करती है तो एक फोर्स लगाता है, उसको हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं, और विस्कस फोर्स जो होता है ना वो सीधा समानुपाती होता है एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट का जी, बहुत डीपली समझ लो क्या दिक्कत है।
तो प्रोपोर्शनल सन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, पता उसी कांस्टेंट को हम लोग ईटा कहते हैं ना। ईटा कौन सा ईटा जी? घर बनाने वाला क्या? नहीं, ईटा घर बनाने वाला ईटा नहीं है ना, इसको ईटा कहेंगे। अच्छा यहाँ से ईटा का फॉर्मूला निकालो तो क्या देगा जी? तो इसको तो बढ़िया से सॉल्व कर लेते हैं, देखो समझा देते हैं आपको। फोर्स को ऊपर रखो, dx को ऊपर ले जाओ जी। हम चलो पूरा तोड़ देते हैं, तोड़ो नहीं भी तोड़ो काम चल जाएगा तुम्हारा। ए तुम्हारा नीचे आ जाएगा जी, है ना, और क्या है बोलो तो dv भी तुम्हारा नीचे आ जाएगा। अब देखो तुम ईटा का SI यूनिट पुट कर दो, फटाफट सबका पुट कर देंगे तो ईटा का निकल जाएगा। देखते कौन कौन मैच करता है, चलो देखो। अच्छा चलो पहले हम लोग फोर्स के बदले क्या लिखेंगे? न्यूटन लिखेंगे सर। डिस्टेंस है तो मीटर लिखिएगा सर, है ना, और एरिया है तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या होगा बोलो तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? अच्छा बताओ किसका किसका बर्थडे है? तो कि सर एक एम को कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेगा कितना? तो अच्छा पर सेकंड ऊपर चला जाएगा तो सेकंड हो जाएगा ना, न्यूटन सेकेंड, अब बटा में क्या बचेगा बोलो तो मीटर स्क्वायर। ये पहला आ गया है ना। तो देखो कौन कौन ऑप्शन मिल रहा है ना। तो ये वाला है, ये वाला कह रहे कौन सा नहीं है, तो ये वाला तो है ना, ये वाला तो ऑप्शन मिल ही जा रहा है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अच्छा अच्छा एक चीज और बताओ, अगर तुम लोग थोड़ा सा भी टैलेंटेड हो तो हमें एक चीज बता दो जी। क्या बता दो? यहाँ यहीं से देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं? एक न्यूटन बटा एक मीटर स्क्वायर को, है ना, हम लोग पास्कल बोलते हैं ना। अब पास्कल फोर्स बाय एरिया होती है, तो ये फोर्स का यूनिट हो गया, एरिया का यूनिट हो गया ना, तो इसको हम लोग पास्कल कहेंगे। तो यहाँ से अगर तुम पुट करोगे ना तो ऐसे भी लिख सकते हो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल बोल दो, पास्कल बोल दो, और ये सेकंड तुम्हारा रह जाएगा ना। तो ये भी ऑप्शन तुम्हारा देखो, ये भी तुम्हारा ऑप्शन आ जा रहा है ना। अच्छा चलो अब कह रहे हैं कि अब केजी में दिया ना, तो पहला और जो दूसरा है वो केजी में दिया था, सर केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए तो तरीका समझो, कैसे कन्वर्ट करो यहीं से समझ लो। ईटा बराबर क्या लिख सकते हो बोलो? फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन ना। तो देखो मास का यूनिट केजी आ जाएगा, केजी में आ जाएगा ना, तो ऐसे हम लोग कर लेना जी, बहुत ईजी है ना, एरिया इंटू डी। अच्छा हमको एक बात बताओ, मास का यूनिट क्या होता है? तो कहिएगा सर केजी होता है। एक्सेलरेशन का? तो एक्सेलरेशन का बोल सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो लिख देना। अच्छा डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या बोलो तो मीटर हो जाएगा जी। अब बटा आ जाइए, एरिया का क्या बोलो तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या बोलो तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो किसका किसका बर्थडे बताओ। 1 मीटर ऊपर से 1 मीटर, 2 मीटर ऊपर से हो गया, तो ये इसका बर्थडे कर दो जी। अब बचेगा कितना? अच्छा 1 पर सेकंड इधर, 1 पर सेकंड, तो 1 पर सेकंड बचेगा ना, तो देखो केजी आ जाएगा, और तुम्हारा एक पर सेकंड बच रहा और 1 पर मीटर बच रहा है, तो पर मीटर पर सेकंड है ना। तो ये भी ऑप्शन आपका, ये वाला भी ऑप्शन क्या हो रहा है तो मैच कर जा रहा है ना। तो कौन सा नहीं है यूनिट? तो यही तो तुम्हारा बचा ना, केजी मीटर पर, मतलब केजी मीटर सेकंड, केजी मीटर सेकंड तो है ये नहीं है ना। हम लोग जितना भी सॉल्व किया हर एंगल से इतना ही आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन चाहिए बोलो तो ऑप्शन बी तुम्हारा सही होगा, क्योंकि ये जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट नहीं है, ईटा का यूनिट नहीं है जी। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर देखो मेरे दोस्त याद रखना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पता है? 0 केल्विन जो टेम्परेचर है ना, 0 केल्विन, नॉट 0 डिग्री सेल्सियस, क्या याद रखोगे? 0 केल्विन जो टेम्परेचर है इसी को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। और याद रखना ये एक ऐसा टेम्परेचर है ना जो हम उसको अचीव नहीं कर सकते, उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं तो थर्मोडायनेमिक्स में तूफान आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, है ना, थर्मोडायनेमिक्स से सारा कंसेप्ट हिल जाएगा जी। तो इसीलिए, और याद रखना 0 जो केल्विन होता है अगर उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो -73 है ना, मतलब 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कौन सा ऑप्शन? ये ओके मत समझ लेना जी, ये 0 केल्विन लिखा हुआ है, ठीक है, ये 0 है, नोट ओ, ओके। कौन सा ऑप्शन सही लगाओगे? माइनस, है ना, डी। चलो, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर द टेम्परेचर। देखो बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, पता है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई एक सिस्टम है जो एक स्टेट से किसी दूसरा स्टेट में जा रहा है जी, है ना। तो याद रखना कोई भी एक सिस्टम किसी दूसरे स्टेट में जा रहा है, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट रहता है ना। टेम्परेचर क्या रहेगा बोलो तो कांस्टेंट रहेगा। ऐसा मत समझना कि टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना, ये इन्फिनाइट हो जाएगा, वैसा कुछ होता नहीं। टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है अगर एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में बॉडी अगर जा रही है तो, या सिस्टम ट्रैवल मतलब मूव कर रहा है तो याद रखना ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलो जी हम लोग लास्ट ये जो क्वेश्चन है ना 2018 का ये लास्ट एमसीक्यू है जी, बाकी सब थ्योरेटिकल है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं। द आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट टेम्परेचर टी इज प्रोपोर्शनल टू। तो पहले ये बता दो जी, सबसे पहले ये तुमको पता होना चाहिए कि सर कोई भी गैस मॉलिक्यूल का जो आरएमएस वेलोसिटी होता है वो कितना होता है ना। तो याद रखना आरएमएस वेलोसिटी जो है आप लोग पढ़े होंगे
अरे जरूर जरूर तुम लोग पढ़ा होगा जी। अब सर उस दिन हम क्लासे नहीं गए थे सर, बुखार लग गया था सर ना, या तो नहीं जा पाए थे, तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है मेरे दोस्त। तो आरएमएस वेलोसिटी जो होता है ना वो बराबर होता है √3RT/m। किसके बराबर? तो √3RT/m, जहाँ पे R क्या है गैस कांस्टेंट, T मेरा टेम्परेचर है, M क्या मोलर मास है। तो हमको एक बात बता दो, यहाँ जो आरएमएस वेलोसिटी आपको क्या लग रहा है किसका सीधा समानुपाती है? तो कहिएगा सर √T का ना, √T का है ना, √T का। तो कौन सा ऑप्शन सही बोलो? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। तो देखो ये पूरा का पूरा जो 15 MCQs था जिसे हम आपको बढ़िया से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिए मेरे दोस्त, और तुमको समझ में भी आ गया है ना। अब जो है इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जिसे हम केवल क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया था जी। आप हम स्लाइड शो करते चले जाएंगे, आप केवल देख लेना, और आज की जो क्लासेस होगी बस यहीं समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। चलो देखो क्वेश्चन थोड़ा स्लाइड कर देते हैं, देखो है ना। देखो जी ये क्वेश्चन था आपका ना, अच्छा ये भी तो क्वेश्चन, सॉरी हम लोग तो अभी 14 ही देखे थे ना, एक क्वेश्चन और है उसको देख लेते हैं इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन a एंड डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द पार्टिकल दो इन्वॉल्विंग एसएचएम। पहले ये बताओ एसएचएम का इक्वेशन तुम जानते क्या? तो सर एसएचएम का जो इक्वेशन हम जानते हैं वो होता है a cos ओमेगा t होता है, जहां पे a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी और x मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो देखो हमको पूछ रहा है एक्सेलरेशन का सारा वैल्यू पूछ रहा है ना, तो कैसे निकालोगे? तो इसको दो बार डिफरेंशिएट कर देना टाइम के रिस्पेक्ट। चलो एक बार करते हैं जी। तो एक बार करेंगे तो क्या देगा? dx/dt दे देगा जी, है ना। और a का a, अच्छा कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे, कोस का डिफरेंशिएशन करोगे क्या देगा? तो माइनस दे देगा, तो माइनस पहले कर देते हैं और आ जाएगा साइन ओमेगा टी। और याद रखना ओमेगा हम टी के रिस्पेक्ट में करें तो ओमेगा कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा ना, इसलिए बाहर कर देंगे, ठीक है। चलो इसको हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। अच्छा एक बार और डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा बोलो? तो dv/dt हो जाएगा जी। यहाँ पे माइनस ए ओमेगा तुम बाहर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब साइन ओमेगा टी का करो जी, क्या देगा? तो कोस ओमेगा टी दे देगा जी। और ये जो इसके साथ हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी का जो कोएफिशिएंट ओमेगा वो बाहर आएगा, तो इसे स्क्वायर कर देंगे। अच्छा एक चीज बताओ, a इंटू कोस ओमेगा टी से यहाँ से देखो क्या लिख सकते हो? x लिख सकते हो ना, तो उसके बदले x लिख दो, और इसके बदले क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन। तो ये माइनस का माइनस हो जाएगा इसके बदले, और इसके बदले लिख देंगे x। तो ये पहले a लिख लो, सॉरी ओमेगा स्क्वायर लिख लो जी, और ये हो जाएगा x। अब सवाल आता है कि सर जो एक्सेलरेशन होता है एसएचएम में किसी भी पार्टिकल का वो बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का। तो यहाँ पे ऑप्शन में सर नॉमरिकल वैल्यू दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? तो देखो कुछ मत करना, माइनस होना चाहिए और एक्स होना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो ये दोनों तो बेचारा एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों पहले से इसको साइड कर दो जी ना, चलो साइड हो जाओ जी, दूर हो जाओ, है ना। अब बचेगा ये दोनों, तीन दोनों में देखो माइनस किस में है और एक्स किस में है? तो एक्स तो दोनों में लेकिन माइनस नीचे वाला में ना, तो ऑप्शन क्या होगा बोलो? तो सी आपका सही होगा। इस तरह से क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड था। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो केवल हम आपको स्लाइड शो कर देते हैं जी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप इसको देख पाएं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, या पूछा गया था ना, हमारे भैया लोग कैसा एग्जाम दिए थे, कौन कौन से क्वेश्चन से फेस किए थे, वो थोड़ा सा देख लो जी। चलो ठीक है, देखो चलो जी, ये तीसरा क्वेश्चन था, ये चौथा है, ये पांचवा है, छठा, ये 10वां नंबर है ना। ये ग्रुप सी का चलाया जी, 11, 12, 13, 14, 15, 16 उसी में था ना, 14, 15, 16, 17 सब इसी में था जी। अब इसमें कितना बोलो? तो 18 है। ये कितना है? ये और में था ना, अथवा में है ये क्वेश्चन, ये 19 है, और उसका अथवा देखो ये है ना। अब ये तुम्हारा लास्ट 20 क्वेश्चन है, और ये अथवा में जो और करके होता है ना, तो इस तरह से पहले ज़माने में इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता जी, ठीक है। तो चलो ठीक है मेरे दोस्त, बाय, टेक केयर। हम लोग लास्ट जो है सो वीडियो लाएंगे 2017 के लिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।